नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए शैडो गॉड की एक नई और धमाकेदार कड़ी लेकर। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस कहानी की हर नई कड़ी रोज़ रात को इसी समय आएगी, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो चलिए, आप बिना देरी किए शुरू करते हैं। छोटू ने चांसलर की तस्वीर से अपनी नजर हटाकर एफ नायरा पर डाली। हालांकि उसका चेहरा शांत था, लेकिन वह जानता था कि उसके मन में कई तरह की बसौर्य की योजनाएं और षड्यंत्र चल रहे हैं। छोटू की साधना इतनी गहरी हो गई थी कि उसे पूरा यकीन था कि वह खतरे को महसूस कर सकता है। और अभी वह जानता था कि फनायरा पहले से ही उससे बहुत नाराज थी। उसके मन में कोई शक नहीं था कि वह पहले से ही उससे छुटकारा पाने के तरीके सोच रही थी। असल में यह उसके लिए एक बहुत ही खास दिन होना चाहिए था, एक ऐसा दिन जिसमें वह अपनी जीत का आनंद ले सकती थी और एकेडमी के योद्धाओं द्वारा उसकी तारीफ की जा सकती थी। और फिर भी कुलीन योद्धा स्तर तक उसकी जीत को छोटू ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अगर यह कोई अनजान व्यक्ति होता जिसने गलती से दखल दिया होता तो यह इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन छोटू वह व्यक्ति था जिसके साथ उसने पहले भी बदतमीजी की थी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरे खिलाफ कैसी साजिश रचती हो। जैसा कि पुराने लोग कहते हैं, जब दुश्मन आए तो उन्हें रोकने के लिए एक सेनापति को भेजो, जब बाढ़ का पानी आए तो उसे रोकने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करो। मैं हालात के हिसाब से जो भी सही होगा वह करूंगा। आखिर में ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। वह अपने मन में धीमी हंसी हंसा। वज्रा मर चुका है और जब सही समय आएगा तो मैं अपनी चाल चलूंगा और यह पक्का करूंगा कि तुम्हारा अंत भी उसी की तरह हो। 3 बार प्रणाम। कुल पिताओं को प्रणाम। एफ नायरा और छोटू दोनों तुरंत घुटनों पर झुक गए और 3-3 बार प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने धूप जलाई और दूसरी रस्में पूरी की। वहां बैठे सभी लोग खामोशी से यह सब देख रहे थे। यह कुलपतियों के लिए सम्मान दिखाने का एक औपचारिक कार्यक्रम था और जो कोई भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसे तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि एकेडमी के योद्धा छोटू से बहुत गुस्सा थे, लेकिन अभी उनमें इतना साहस नहीं था कि वे संस्थान के नियमों को तोड़कर कुछ कर सकें। प्रणाम और दूसरी रस्में पूरी होने के बाद पांचों बुजुर्गों ने सिर हिलाया। एकेडमी में दूर दूर तक 2 बार घंटियां हों बजीं, जिससे पता चला कि 2 योद्धाओं को पदोन्नत कर दिया गया है। सैनिक बुजुर्ग ने कहा, समारोह पूरा हो गया। अब तुम आधिकारिक तौर पर संस्थान के कुलीन योद्धा हो। तुम्हें अपना मंदिर मिलेगा जिसमें तुम अपनी साधना कर सकते हो। तुम अपने अनुयायी भी बना सकते हो और अपने संगठन भी बना सकते हो। यह सब संस्थान की सेवा और दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए है। याद रखना, हमारा संस्थान आम लोगों को शांति, तरक्की और सेहत देने के लिए समर्पित है। जब भी उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का मौका मिले तो तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम अपना काम छोड़कर मदद करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो संस्थान तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। डेमी इमोर्टल संस्थान के सभी योद्धाओं की जिम्मेदारी है कि वे दुनिया को बुरी ताकतों से बचाएं, गलत काम करने वालों को सजा दें और आम लोगों को सुरक्षित रखें। हाँ सर, छोटू ने जवाब दिया, शब्दों की धार्मिक और पारंपरिक बातों से प्रभावित होकर। डेमी इमोर्टल संस्थान अच्छे आचरण और शांति के लिए समर्पित था। इसका मकसद एक ईमानदार और धार्मिक संगठन बनना था, जिसकी बराबरी दूसरे छोटे समूह और संगठन शायद ही कर सके। अब जब समारोह खत्म हो गया था, फनायरा ने पांचों बुजुर्गों पर एक आखिरी नजर डाली और कहा, अगर हमारा काम हो गया है तो मैं चलती हूँ। जैसे ही वह मुड़ी, उसने छोटू को देखा। उसकी आंखों में ठंडी हंसी थी जो कह रही थी, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिर में क्या होता है। छोटू ने उसकी ओर देखा और उसके बिना कहे शब्द भी साफ थे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उनकी निगाहें बस पल भर के लिए एक दूसरे से मिलीं और फिर हट गईं, और फनायरा को एकेडमी के योद्धाओं ने किसी मशहूर व्यक्ति की तरह उठा लिया। स्वर्णिम और बाकी लोग छोटू के पास पहुंचे, जिसे अब लोग पहले से बहुत अलग नजर से देख रहे थे। उनकी आंखों में साफ ईर्ष्या और जलन दिख रही थी, और हरे रंग की पोशाक वाली युवती का बर्ताव पूरी तरह बदल गया था। अजीब तरीके से चलते हुए उसने कहा, बड़े भाई छोटू, मुझे पता है कि मैंने अभी आपको गुस्सा दिलाया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहावत पर यकीन करेंगे कि बड्ढा आदमी छोटे आदमी की गलतियों को याद नहीं रखता। ओ, छोटू ने उसकी तरफ देखा और अचानक अपनी बदली हुई स्थिति को महसूस किया। इस बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करने वाला हूँ। जाओ। बहुत शुक्रिया बड़े भाई, बहुत शुक्रिया, उसने खुशी से कहा और फिर जल्दी से चली गई। उत्साह से भरे स्वर्णिम ने कहा, छोटू, अब तुम कुलीन योद्धाओं की एकेडमी में जा सकते हो, जहां तुम्हारे पास शक्तिशाली लोगों की साधना का ऊर्जा क्षेत्र होगा। तुम्हारी साधना पहले से भी तेजी से आगे बढ़ेगी और तुम मंत्र बनाने की अलग अलग कलाओं के बारे में भी सीख सकते हो। जल्द ही तुम अपने खुद के बड़े मंत्र बनाने में कामयाब हो जाओगे। ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं तुम्हारे लिए ऊर्जा क्षेत्र बनाने का तरीका ढूंढ लूंगा, छोटू ने जवाब दिया। हमें जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी साधना को मजबूत करने की जरूरत है। तुम जितनी जल्दी जीवन धारण के स्तर पर पहुंचोगे उतना ही अच्छा होगा।
मैंने क्राउन प्रिंस सोसाइटी और फनायरा को नाराज कर दिया है, और अब मैंने तुम सबको भी इसमें खींच लिया है। मैं ये पक्का करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम सब सुरक्षित रहो। छोटू जानता था कि अफनायरा जरूर उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाएगी अगर उसे लगा कि इससे उसका फायदा होगा। और सच तो ये है कि उसे यह भी पूरा यकीन था कि उसे सौर्य कबीला पर यान हिब्बन में हमला करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हालांकि सौर्य कबीला ने अब यान हेवन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ताकतवर फनायरा और क्राउन प्रिंस सोसाइटी के मुकाबले वे कुछ भी नहीं थे। उसे स्थिति के बारे में और सोचने की जरूरत थी कि क्या किया जाए। अभी सबसे जरूरी काम उसके 4 भाइयों को जीवन धारण के स्तर पर पहुंचाना था। उनके कुलीन योद्धा बनने और उनके कबीलों के समर्थन से वे बहुत प्रभावशाली होंगे और यान हेवन की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे। स्वर्णिम, अपने कबीले में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यान हेवन को संदेश भेजो। उन्हें बताओ कि मैं जीवन धारण के स्तर पर पहुंच गया हूं और एक खास योद्धा हूं। जरूर, स्वर्णिम ने कहा। वह पहले से ही समझ गया था कि छोटू क्या सोच रहा था। हालांकि यान हेवन अब भी अपने ज्यादातर दुश्मनों के लिए अभेद्य था, फिर भी वहां बहुत सारे ताकतवर लोग थे जो अभी भी उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा सौर्य कबीला को खतरे से थोड़ी राहत मिल रही थी। चलो, छोटू ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें कुलीन योद्धाओं की एकेडमी में ले चलता हूँ ताकि तुम घूम सको। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। छोटू और क्राउन प्रिंस सोसाइटी के बीच हुई घटना संस्थान में चर्चा का विषय बन गई। सभी ने मान लिया था कि क्राउन प्रिंस सोसाइटी छोटू के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी, लेकिन कुछ ही समय में सब शांत हो गया और कुछ नहीं हुआ। हालांकि जानने वाले लोग जानते थे कि यह तूफान से पहले की शांति थी। छोटू के पास अब कुलीन योद्धाओं की एकेडमी में एक महल जैसा मंदिर था, बिल्कुल माहिरा की तरह। यह उसका अपना आधिकारिक स्थायी ठिकाना था, जिसमें शक्तिशाली लोगों की साधना का ऊर्जा क्षेत्र भी था। पिछले 10 दिनों में उसने साधना पर बहुत ध्यान दिया, एक जीवन धारण के तौर पर अपनी क्षमताओं को गहराई से समझने पर, और नरक उछलने वाले गॉड मैमथ की अपनी ताकत पर भी। हर कुछ दिनों में वह स्वर्णिम और बाकी लोगों की साधना बढ़ाने में मदद करने जाता था। उसने संस्थान में कक्षाओं में हिस्सा लेने में भी समय बिताया। बुजुर्ग और प्रोफेसर खगोल विज्ञान, भूगोल, दवा बनाने की गोलियां, महत्वपूर्ण ऊर्जा, नैतिकता, इतिहास, नाड़ी, एक्यूपॉइंट, जादुई खजाने, हथियार बनाना और बहुत कुछ जैसे अलग अलग विषयों पर बात करते थे। एक बड्ढे योद्धा के तौर पर बहुत से फायदे मिलते हैं, जैसे कि मुफ्त में कक्षा में जाने की सुविधा, नए योद्धाओं, बाहर से आने वाले योद्धाओं और यहाँ तक कि अंदर रहने वाले योद्धाओं को भी ऐसा करने के लिए योग्यता अंक खर्च करने पड़ते थे। बड्ढे योद्धाओं को बहुत सारे संसाधन भी दिए गए थे। उदाहरण के लिए उसके मंदिर में बहुत सारे सेवक थे जो नियमित रूप से जगह को साफ सुथरा करने आते थे। वह न केवल एक राजकुमार की तरह रह सकता था, बल्कि वह साधना पर भी ज्यादा ध्यान दे सकता था। इन सब वजहों से उसने सिर्फ ताकतवर बनने पर ध्यान दिया और फनायरा और क्राउन प्रिंस सोसाइटी के अगले कदम का इंतजार करता रहा। इसके साथ ही वह अपनी चाची माहिरा के बारे में भी खबरें जानने के लिए उत्सुक रहता था। महान दानव की तस्वीर मिलने के बाद उसने अपने गुरु को ढूंढा और फिर अकेले में साधना करने चली गई, जिसका लक्ष्य दूसरा या शायद तीसरा जीवन धारण पाना था। हालांकि महीनों तक कोई खबर नहीं मिली तो छोटू स्थिति के बारे में परेशान होने लगा था। छोटू अब माहिरा से कम ताकतवर नहीं था और सच में वो उससे आगे निकल गया था। इसका मतलब था कि वह निश्चित रूप से उसकी मदद कर सकता था, सिवाय इसके कि उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। इस बीच यान हेवन में डेमी इमोर्टल संस्थान से बहुत दूर हिमेश इस बारे में सोच रहा था कि कबीले के मामलों को कैसे संभाला जाए और कबीले को और ज्यादा तरक्की कैसे दिलाई जाए। अब जब यान हेवन सौर्य कबीला का था तो वह नया शहर का हाकिम था। सौर्य कबीला ने नगर मजिस्ट्रेट के भवन पर कब्जा कर लिया था, जो कभी विषभानु का था, और शहर के लाखों निवासियों का भरोसा जीत लिया था। साथ ही दूसरे अमीर और ताकतवर कबीलों का समर्थन भी हासिल कर लिया था। हिमेश ऊर्जा के मास्टर स्तर के शिखर पर था और वंशक और दक्ष दोनों अब ऊर्जा के मास्टर थे। छोटू ने पिशाच डाकुओं से हर तरह की चमत्कारी दवाइयां हासिल की थीं, जैसे कि स्वर्णिम 9 परिवर्तन गोलियां। वे सभी बहुत कीमती थीं, लेकिन उसने उन्हें अपने पिता और भाइयों को भेज दिया था, जिससे उनकी साधना तेजी से बढ़ी। वे अब सौर्य कबीला में सबसे ऊंचे स्थान पर थे। हिमेश के पास हवा पर महारत हासिल करने का पौधा, 4 मौसम तलवारबाजी और चिलियोकौसम दर्पण की शक्ति थी। इन सब के साथ ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही जीवन धारण के स्तर तक पहुंच जाएगा। वह न केवल सौर्य कबीला में सबसे बड़ा विशेष खस गया था,
बल्कि वह यान हेवन में सबसे ताकतवर आदमी था। 4 या 5 ऊर्जा के महारथी मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। सिटी मजिस्ट्रेट के भवन के अंदर एक बड़े मीटिंग हॉल में वो एक जरूरी बैठक कर रहे थे। यहाँ यान हेवन के 500 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अनगिनत कबीलों के मुखिया मौजूद थे। चेन कबीले का सफाया हो चुका था और यान कबीले को बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अभी भी जू कबीले, वांग कबीले, कांग कबीले, चुआन कबीले और दर्जनों अमीर और ताकतवर कबीले थे। नमस्कार सज्जनों, हिमेश ने कहा, जिससे हॉल में गहरी खामोशी छा गई। कोई नहीं जानता था कि हिमेश ने यह कैसे किया, लेकिन उसने 30 ऊर्जा के मास्टर्स और सैकड़ों 8वें दर्जे के विशेषज्ञों की मदद हासिल की थी। इसी ताकत से उसने यान कबीले को हराया था और नया नगर मजिस्ट्रेट बन गया था। जो शानदार लड़ाई लड़ी गई थी वह अभी भी वहां मौजूद सभी लोगों के दिमाग में ताजा थी। विश्व भानु के पास एक कमाल की अंगूठी थी जिसने उसकी असली ऊर्जा के भंडार को दोगुना कर दिया था, और इसके बावजूद वह हिमेश से हार गया था। उस पल ने यह पक्का कर दिया कि हिमेश अब से शहर में सबसे ज्यादा इज्जतदार आदमी होगा। इकट्ठे हुए कबीले के मुखियाओं की ओर देखते हुए हिमेश ने सिर हिलाया और कहा, हम एक अजीब स्थिति में हैं। यान हेवन के सभी बड़े कबीलों के लिए एकजुट होने और साथ मिलकर काम करने का वक्त आ गया है। हम अब और आपस में नहीं लड़ सकते और न ही मतभेद रख सकते हैं। इसलिए मैंने एक औपचारिक शाही दरबार बनाने का फैसला किया है। मैं राजा बनूंगा और आप बड़े कबीलों को जागीरदार और सरकारी मंत्री बनाया जाएगा। हमें यान हेवन के आसपास के 500 किलोमीटर के इलाके में मामलों को कैसे चलाया जाए, इस पर ठीक से बात करने की जरूरत है। सज्जनों, क्या आप में से किसी के पास कोई अच्छा सुझाव है? उनके शब्दों ने शांति को ऐसे तोड़ दिया जैसे शांत झील की सतह पर कोई पत्थर गिर गया हो। असंभव, कबीले के मुखियाओं में से एक ने खड़े होकर कहा। शहर के हाकिम हिमेश, आप चाहते हैं कि हमारे कबीले के लोग सरकारी मंत्री बने? क्या आपको लगता है कि हम आपको अपने ऊपर जीने या मरने का हक दे देंगे? यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि बड़े खानदान यांगजान के खुद को राजा कहने और उन सभी को जागीरदार और मंत्री बनाने से खुश नहीं थे। ऐसा करके वे यह मान लेंगे कि सौर्य कबीला उनसे बेहतर है और अगर वह चाहे तो उन्हें मार भी सकता है। इसके अलावा कबीलों की सेनाएं सौर्य कबीला के नियंत्रण में होंगी और नया शाही दरबार कबीलों की कमाई, खाना, हथियार, दवा की गोलियां और ऐसी ही सभी चीजों को संभालेगा। वे जमीन की देखभाल के लिए अधिकारी नियुक्त करके भेजेंगे। पहले कबीले अपने इलाके पर हक रखते थे और उसमें जो चाहे कर सकते थे। उस समय वे अपने लोगों के लिए राजा की तरह थे, लेकिन अब उनसे शाही दरबार का हिस्सा बनने के लिए कहा जा रहा था। सम्राट राजवंश के पास बहुत कम असली ताकत बची थी और वह भी कमजोर हो रहा था। समृद्ध सुंदर महाद्वीप के शहर के हाकिम और अलग अलग ताकतवर कबीले सब आजाद थे। कुछ लोग तो अपने शहरों को देश घोषित कर रहे थे और अपनी सरकारें बना रहे थे, और आखिरकार यह है यान हेवन में सौर्य कबीला के साथ हो रहा था। सौर्य कबीला ने भी ऐसी कोशिश की थी, लेकिन हार कर उन्हें भगा दिया गया था। अब दूसरे कबीलों को सौर्य कबीला की सेना और सरकारी व्यवस्था में शामिल होने के लिए कहा जा रहा था। इस तरह के नियम के बिना एक देश बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। जब तक कबीले सरकारी आदेश मानने को तैयार नहीं होते, तब तक गड़बड़ी बनी रहेगी। अगर उस वक्त दूसरी ताकतवर सेनाएं हमला करतीं, तो बड़े खानदान एक बड़ी कमजोरी साबित होते। लेकिन जब कबीले अधिकारी और मंत्री के तौर पर काम करेंगे, कानून लागू होगा और लड़ने के लिए तैयार सेना होगी, तो यह बिल्कुल अलग बात होगी। नया बना सौर्य साम्राज्य तुरंत पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। बदकिस्मती से एक नया देश बनाना आसान काम नहीं था और ताकतवर कबीले आसानी से इसके लिए राजी नहीं थे। जब हिमेश ने देखा कि कबीले के मुखिया इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं, तो उसने मन ही मन में गहरी सांस ली। उसे पहले से ही पता था कि कुछ ऐसा होगा। आखिर अगर विश्वभानु ने भी ऐसी घोषणा की होती तो वह भी इतनी ही सख्ती से जवाब देता। शहर के हाकिम हिमेश, कबीले के मुखियाओं में से एक ने गुस्से से कहा, एक शहर के हाकिम के तौर पर आपका साथ देना मेरा फर्ज है, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि आप खुद को हम सबका राजा घोषित कर सकते हैं और हमारी जायदाद और संपत्ति छीन सकते हैं? आप हम सबको मार सकते हैं? हम बिल्कुल राजी नहीं हैं। ये हद पार है। बड़े खानदान आपको सम्मान देंगे, लेकिन आपके राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको अपने ऊपर जीने या मरने का हक दे सकें। यह सही है। शहर के हाकिम हिमेश, आपका बेटा भले ही डेमी इमॉर्टल इंस्टीट्यूट का योद्धा हो, लेकिन हमारे बाई कबीले को वाइट ड्रैगन के घर का समर्थन हासिल है। अगर आप बात को बहुत आगे बढ़ाएंगे तो आप खुद ही अपनी मौत का फरमान लिख देंगे। बिल्कुल, अगर तुम अपना खुद का देश बनाना चाहते हो तो इसका मतलब है कि तुम हमारे दुश्मन हो। इसके अलावा तुम्हें क्या लगता है कि सौर्य कबीला शहर के हाकिम के पद पर भी टिका रह पाएगा? जब सौर्य कबीला ऐसी योजना बना रहा था, तब हमने कुछ नहीं किया
और जब तुम्हारे सौर्य कबीला ने सौर्य कबीला को हराया था तब भी हमने कुछ नहीं किया। लेकिन यह मत सोचना कि हम तुम्हें यूं ही भागने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सौर्य कबीला को और ज्यादा ताकत हासिल नहीं करने देंगे। एक देश बनाना, सच में सभी कबीले के मुखिया एक ही समय पर बोल रहे थे और उनका विरोध हर पल और भी तेज होता जा रहा था। असल में वहां मौजूद कुछ लोग जो बड़े बुजुर्ग थे और ऊर्जा के स्वामी थे, उन्होंने हमले की तैयारी में चुपचाप अपनी ऊर्जा फैलाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर वंशक और दक्ष दोनों को पसीना आने लगा। जब वे यान कबीले से लड़े थे तो उनके साथ 30 से ज्यादा ऊर्जा के गुरु थे, साथ ही 108वें दर्जे के विशेषज्ञ भी थे। उसके बाद यूनान राज्य ने इलाका बढ़ाना बंद कर दिया था और वे सभी विशेषज्ञ घर लौट गए थे। अगर अब ये सभी बड़े कबीले उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए तो उनके पास वापस लड़ने का कोई तरीका नहीं था। अच्छा, तो तुम क्या करने वाले हो? हिमेश ने शांत भाव से कहा। मुझे ये मत कहना कि तुम सब कुछ वैसा ही रखना चाहते हो। अगर हम ऐसा करते हैं और कोई हम पर हमला करता है तो हम सब मर जाएंगे, हमारे पुराने मंदिर भी टूट जाएंगे। एक बड़े बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा, अगर कोई हमला होता है तो हम सेना में शामिल होकर पलटवार कर सकते हैं, लेकिन एक देश बनाने का मतलब है हमारी ताकत छीन लेना, और हम ऐसा होने देने के बजाय मर जाना पसंद करेंगे। हम ऐसी किसी भी व्यवस्था को मानने से इनकार करते हैं। जैसे जैसे हॉल में बहस बढ़ती गई, सिटी मजिस्ट्रेट के घर के बाहर फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। हैरान होकर कबीले के मुखिया और बड़े बुजुर्ग बाहर भागे और देखा कि वहां काले कपड़े पहने और चेहरे पर काले नकाब लगाए कुछ लोग खड़े थे। ये सभी लोग ऊर्जा के गुरु थे और जिस तरह से वे कबीले के मुखिया और बड़े बुजुर्गों को देख रहे थे उससे साफ था कि वे उन्हें गांव के लोगों से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। ये ब्लॉक डिफाइड सम्राट राजवंश की राजधानी शहर के विशेषज्ञ थे, एक ऐसी जगह जिसकी बराबरी यान हेवन नहीं कर सकता था। इसके बावजूद जब आखिर में उनकी नजर हिमेश पर पड़ी तो उनकी आंखों में साफ सम्मान दिख रहा था। काले कपड़ों वाले लोगों में से एक ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, आगे बढ़ा और बोला, शहर के हाकिम हिमेश, कृपया मुझे नमस्ते करने की इजाजत दें। हिमेश ने उस आदमी को पहचान लिया। वह उन ऊर्जा के गुरुओं में से एक था जिसे यान कबीले और यून राज्य से निपटने में मदद करने के लिए भेजा गया था। वह हुआ कबीले का एक विशेषज्ञ था। ठीक है, उन्होंने कहा, अगर यह गोल्ड स्टोन सोल कैचर नहीं है मिस्टर हुआ गैंग। हुआ कबीला राजधानी शहर में एक बहुत ही ताकतवर था और यांग्क्यू का कसम खाने वाला भाई देवांकर उसी कबीले का एक युवा मुखिया था। जहां तक हुआ गैंग की बात है, वह उस कबीले का एक मामूली सेवक था। अपनी हैसियत के बावजूद वह ऊर्जा का गुरु था। आप आज क्यों आए हैं मिस्टर हुआ गैंग? हिमेश ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। क्यों? मैं जरूर शहर के हाकिम हिमेश को बधाई देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने औपचारिक रूप से कमर झुकाई। उनके साथ आए बाकी सभी ऊर्जा गुरुओं ने भी ऐसा ही किया। हक्के बक्के हिमेश ने कहा, कृपया ऐसा कुछ भी नहीं। मैं इस तरह का बर्ताव कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? वह सच में हैरान था कि राजधानी शहर के ये लोग इतनी इज्जत से क्यों पेश आ रहे थे। वह गैंग हिमेश को झुकने से रोकने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने कहा, एक पिता के लिए अपने बेटे की तरक्की पर गर्व करना स्वाभाविक है। पिछले महीने आपका बेटा छोटू जीवन धारण के स्तर पर पहुंच गया, जिससे वह इस इलाके के बड़े विशेषज्ञों में से एक बन गया। इसके अलावा डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट ने उसकी इस कामयाबी को सराहा, उसकी परीक्षा ली और उसे एक खास योद्धा बनने के लायक समझा। हमारे हुआ कबीले के युवा भगवान देवांकर छोटू के कसम खाने वाले भाई हैं और उन्होंने हमें ये खबर देने के लिए बुलाया। क्या? हिमेश ने कहा, इतना खुश कि उसके घुटने कांपने लगे। आपने अभी क्या कहा? क्योर जीवन धारण के स्तर तक पहुंच गया और एक शानदार योद्धा बन गया। हालांकि वह बहुत पहले से जानता था कि छोटू को किसी तरह की चमत्कारी किस्मत मिली है और उसने साधना में उसे पीछे छोड़ दिया है। ये खुशखबरी इतनी चौंकाने वाली थी कि वह अपनी खुशी छिपा नहीं सका। जहां तक वहां मौजूद बड़े बुजुर्गों और कबीले के मुखियाओं का सवाल है, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। क्या? जीवन धारण करने वाला खास योद्धा? यही सब वे सोच रहे थे। शायद उन्हें यह नहीं पता था कि डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में खास योद्धा होने का क्या मतलब है, लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि जीवन धारण का स्तर क्या होता है। उनके लिए तो जीवन धारण करने वाले ऐसे देवता थे जिन्हें हराया नहीं जा सकता, ऐसे लोग जिनके खिलाफ वे शायद ही कुछ कर पाते। जीवन धारण करने वाले शहरों को तबाह कर सकते थे और पूरी सेनाओं को खत्म कर सकते थे। यह बिल्कुल सच है, वह गैंग ने आगे कहा। बहुत जल्द ब्लॉक डिफाइड सम्राट राजवंश को इस बारे में पता चल जाएगा और वे इस बारे में आधिकारिक ऐलान करेंगे। वैसे भी हमारे कबीलों को पहले ही बता दिया गया था और वे खबर देने के लिए यहाँ आए हैं। अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने आगे कहा, हमारा समूह हुआ ली, हे और लियांग कबीलों का प्रतिनिधित्व करता है। हम न सिर्फ बधाई पत्र लाए हैं बल्कि हमारे पास कुछ छोटे मोटे तोहफे भी हैं। भाई हिमेश, कृपया इन्हें स्वीकार करें। ओह, एक और बात, हमारे अपने कबीलों के मुखियाओं ने हमें बताया है कि अब जब हम यहाँ हैं तो आप जो भी हुक्म दें उसका पालन करें। यह सही है, काले कपड़े पहने एक और आदमी ने कहा। युवा
भगवान छोटू ने हमारे अपने कबीलों के युवा स्वामियों की मदद की है और उम्मीद है कि वे उन सभी को जीवन धारण के स्तर तक पहुंचा देंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारे सभी कबीले सौर्य कबीला के बहुत बड़े कर्जदार होंगे। इसीलिए हम ये पक्का करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपका कबीला इन इलाकों में सबसे ज्यादा ताकतवर बने। स्वर्ग यांग वंश पर आशीर्वाद बरसा रहा है, हिमेश बड़बड़ाया। इस समय कबीले के सरदार वांग आगे बढ़े, एक घुटने पर झुके और औपचारिक रूप से हिमेश को सलाम किया। वांग कबीला एक राष्ट्र बनाने के आपके प्रयास में पूरी तरह से आपके साथ है। अरे, कबीले के सरदार वांग ने जरूर जल्दी से सोच लिया। कौन इसका अंदाजा लगा सकता था? यही बात दूसरे असहमत कबीले के सरदार और बड़े बुजुर्ग सोच रहे थे। इस समय वे सभी जानते थे कि अगर वे हिमेश के सामने नहीं झुके तो उनके लिए मुसीबत होगी, और वे कबीले के सरदार वांग को आगे बढ़ने के लिए कोस रहे थे। बिना किसी झिझक के वे सभी आगे बढ़ने लगे और घुटने टेकने लगे। कुछ पल पहले वे हिमेश का जोरदार विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वे भेड़ों की तरह नम्रता से पेश आ रहे थे। यह छोटू के जीवन अवरोध स्तर तक पहुंचने की खबर का नतीजा था। आखिरकार एक अकेला जीवन अवरोध करने वाला उनके कबीलों को उतनी ही आसानी से नष्ट कर सकता है जितनी आसानी से धूल उड़ाई जा सकती है। ऊर्जा के कुछ महारथी 100 वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। बहुत अच्छा सज्जनों, हिमेश ने कहा, चूंकि आप सभी मुझे अपना राजा मानने को तैयार हैं, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं। और यह देखते हुए कि आप सभी यहाँ हैं, आइए नागरिक और सैन्य अधिकारी, सेना की व्यवस्था, वित्त, जमीन का मालिकाना हक और ऐसे ही जरूरी मामलों पर बात करें। एक और महीना बीत गया, गर्मी का मौसम आ गया और जमीनें गर्म होने लगीं। छोटू अपने मंदिर की छत पर खड़ा था, गर्म हवा का आनंद ले रहा था। उसके हाथ में उसके पिता का एक पत्र था जिसमें पिछले महीने यान हेवन में हुई घटनाओं का ब्यौरा था। हिमेश ने खुद को राजा घोषित कर दिया था और अपने नेतृत्व में बड़े हौद कबीलों को एकजुट कर लिया था। यान हेवन के आसपास के 500 किलोमीटर तक का सब कुछ अब उसके नियंत्रण में था, जिसमें अलग अलग शहर, कस्बे, गांव और बस्तियां शामिल थीं। पत्र के मुताबिक हिमेश ने कुछ महीनों में एक देश बनाने का औपचारिक ऐलान करने की योजना बनाई थी और वह यह जानना चाहता था कि इसका नाम क्या रखा जाए। इस बारे में छोटू की क्या राय है? पत्र के आखिर में छोटू की मां के बारे में कुछ और जरूरी गुप्त बातें थीं जिन्हें हिमेश ने बहुत पहले बताने का वादा किया था। क्योर, जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारी मां राक्षसों की पवित्र जगह हैंगिंग माउंटेन से आती है, जो स्वर्ग से परे एक दिव्य स्थान है। तुम्हारी मां वहां कोई आम इंसान नहीं है, वो राक्षसों की एक पवित्र बेटी है। और सच कहूं तो मैं उसका असली नाम भी नहीं जानता, मैं सिर्फ उसका उपनाम जानता हूँ, ग्रीनसुरा। माना जाता है कि वह किस्मत से मुझसे जुड़ी थी। मैं वह शब्द कभी नहीं भूलूंगा जो उसने उस दिन कहे थे जिस दिन हम चले गए थे। जिस दिन तुम समृद्ध रसीला महाद्वीप की शासक बनोगी, उसी दिन हम फिर मिलेंगे। सालों तक मैंने मान लिया था कि हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे बेटे के साथ शायद उम्मीद है। छोटू ने अपने पिता हिमेश के हाथ से लिखा पत्र देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह धीरे से बोला, क्या मेरी माँ का उपनाम ग्रीनसुरा है? सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि आखिरी पंक्ति में पूरे समृद्ध रसीला महाद्वीप का शासक होने की बात लिखी थी। छोटू के मन में कई भावनाएं एक साथ आईं। सिर्फ कोई असाधारण व्यक्ति ही पूरे समृद्ध रसीला महाद्वीप पर राज कर सकता है। अभी तो वह शासक ब्लैक डिफाइड सम्राट राजवंश का राजा था। हालांकि राजवंश कमजोर हो रहा था, फिर भी एक राजा था जो 1000 साल से ज्यादा समय से सिंहासन पर बैठा था। भले ही वह शायद ही कभी लोगों के सामने आता था और राज्य के ज्यादातर काम शाही राजकुमारों पर छोड़ देता था, फिर भी राजवंश का बहुत सम्मान और डर था। सम्राट की साधना की शक्ति रहस्यमय और बहुत गहरी थी। हालांकि यह पता था कि उन्हें ड्रैगन बने हुए 1000 साल हो चुके थे। इतने समय बीत जाने के बाद यह कहना मुश्किल था कि उनका अभी का स्तर क्या है। शायद वह महान स्तर से भी आगे निकल गए थे और इंसानों से बढ़कर संत बन गए थे। सभी जानते थे कि वह महान ड्रैगन स्तर या उससे भी ऊपर थे। छोटू ने साधना में जितनी तरक्की की थी, उससे वह पहले ही जान गया था कि जीवन ग्रहण स्तर के बाद पौराणिक स्तर आता है। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उस स्तर में कितने उपस्तर होते हैं, लेकिन वह जानता था कि उनमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ड्रैगन से ऊपर महान अरष्य थे, ऐसे शक्तिशाली लोग जो लगभग संत थे और जिनकी ताकत कल्पना से परे थी। बहुत पुराने समय में जब राक्षसों का बोलबाला था, तो उनके कुछ सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ महान अरष्य स्तर तक पहुंच गए थे और दुनिया छोड़कर अंतरिक्ष और समय में घूमने चले गए थे। इसके आगे क्या है, यह छोटू को ठीक से नहीं पता था। किसी भी हालत में अगर कोई पूरे समृद्ध रसीला महाद्वीप का शासक बनना चाहता था, तो उसे निश्चित रूप से कृषि पूर्वज राजवंश को खत्म करना होगा और उसके सम्राट को मारना होगा। और इसका मतलब था कि ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत पुराने समय के महान ऋषियों में से किसी एक जितना शक्तिशाली होना होगा। आखिर मेरी माँ कौन है? अगर उसे देखने की शर्त इस पूरे महाद्वीप का शासक बनना है, तो वह बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। वह पिता के साथ कैसे जुड़ी? हैसियत के मामले में वे दोनों आसमान और जमीन की तरह अलग हैं। ठीक है, जब मेरी साधना का स्तर काफी ऊंचा हो जाएगा तो मैं हैंगिंग माउंटेन पर जाऊंगा और खुद उनसे पूछूंगा,
सवालों से ज्यादा जवाबों से परेशान होकर छोटू ने अपना हाथ हिलाया, जिससे पत्र जल गया। इसमें छिपे जरूरी रहस्यों की वजह से हिमेश ने उसे पढ़ने के बाद इसे तुरंत नष्ट करने को कहा था। खुद को शांत करते हुए छोटू ने मंदिर के आसपास के सुंदर नजारे और भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा को देखा। मंदिर के बीच में राजाओं की शक्ति का ढांचा था, जो उसे बहुत आकर्षक लगा। यह शुद्ध ऊर्जा से बना एक ढांचा था, जिसे शरीर को काबू में रखने, साधना को मजबूत करने, महत्वपूर्ण बिंदुओं को बेहतर बनाने और राजाओं की शक्ति बनाने के लिए बनाया गया था। इस ढांचे में ज्यादा देर तक रहने से व्यक्ति के व्यक्तित्व और सोच पर भी असर पड़ सकता है, जिससे व्यक्ति राजा की तरह सोचने लगता है। इससे व्यक्ति के विचार ज्यादा साफ हो सकते हैं, उसकी सोच ज्यादा बड़ी हो सकती है और उसे एक बेहतर नेता बनने में मदद मिल सकती है। इस तरह राजाओं की शक्ति के ढांचे की अद्भुत क्षमताएं थीं। बदकिस्मती से साधारण लाइफ सीजर इस तरह का ढांचा नहीं बना सकते थे। इसके अलावा इसे बनाने के लिए बहुत सारे संसाधनों और असली ऊर्जा की जरूरत होती। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद भी छोटू को यह ठीक से समझ में नहीं आया था कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। उसने मंत्र बनाने से जुड़ी कई कक्षाएं ली थीं और इस वजह से वह अब उनके बारे में पहले से कहीं ज्यादा जानता था। उदाहरण के लिए वह जानता था कि कई तरह की ऊर्जा कलाओं का इस्तेमाल मंत्र बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें 4 मौसम तलवारबाजी भी शामिल थी, जिसे वह अब ऐसे इस्तेमाल कर सकता था जो साधारण कला से 10 गुना ज्यादा ताकतवर थी। पिछले 2 महीनों में एक अच्छा योद्धा बनने के बाद छोटू ने बहुत तरक्की की। वह पहले से 10 गुना ज्यादा या शायद 100 गुना ज्यादा जानता था। और हाँ, उसकी नर कुचलने वाली गॉड मेहमत की ताकत और भी बेहतर होती जा रही थी। सच में उसे पूरा भरोसा था कि जल्द ही उसके पास दूसरा लाइफ सीजिंग हासिल करने के लिए काफी जीवन शक्ति का सार होगा। राजाओं की शक्ति के ढांचे में अपनी साधना पर काम करते हुए वह जमीन के नीचे आत्मा के भंडारों को महसूस कर सकता था। जब स्वर्ग और पृथ्वी की तथाकथित आत्मा ऊर्जा की बात आती है, तो स्वर्ग में आजादी से बहने वाली आत्मा ऊर्जा थी और पृथ्वी में आत्मा के भंडार थे। आमतौर पर आत्मा के भंडार वाली जगहें साधना करने, हवेली बनाने और ऊर्जा फैलाने के लिए सबसे अच्छी थीं। और हाँ, डेमी इमोर्टल एकेडमी को आमतौर पर सबसे बेहतरीन जगह पर बनाया गया था। यह समृद्ध रसीला महाद्वीप के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़े आत्मा के भंडार के ऊपर बना था और यही वह ऊर्जा थी जिसे छोटू अपने नीचे महसूस कर सकता था। कुछ मौकों पर उसने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन यह इतनी ताकतवर थी कि आखिर में उसे छोड़ना पड़ा। आखिर में यही वजह थी कि कॉलेज ऑफ एलीट वॉरियर्स में शुरू से ही सम्राटों की शक्ति के ढांचे थे। बदकिस्मती से उसे अपने 4 दोस्तों को ढांचे का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। अगर वह ऐसा करता और यह पता चल जाता तो उसे कड़ी सजा मिलती। इसीलिए वह बाहर उनके लिए छोटे पैमाने के संस्करण बनाने की उम्मीद में मंत्रों के ढांचे पर अपनी खोज कर रहा था। अगर उनके पास सम्राटों की शक्ति के ढांचे होते तो वे निश्चित रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ते और जल्द ही खुद को लाइफ सीजिंग स्तर तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते। राजाओं की शक्ति का असली सार एक मंत्र रचना में हमेशा के लिए समाया हुआ है। कुछ देर तक मंत्र रचना का अध्ययन करने के बाद उसने अचानक अपने अंगूठे की अंगूठी से मुट्ठी भर सफेद दानव खोर निकाले। उन्हें कुचलते हुए उसने उससे निकली सफेद ऊर्जा की धारा को पकड़ा और उसे एक खास तरीके से घुमाया। उसने ऊर्जा को बंद नहीं किया, बल्कि उसे बहने दिया। अपने अभी के स्तर पर यह लगभग 1 दर्जन लाइफ सीजरों की ताकत जैसा था, जो सब एक साथ काम कर रहे थे, जिससे छोटू के मंदिर से जोरदार हवाएं निकल रही थी। धमाका धमाका। ठीक इसी तरह राजाओं की शक्ति के ढांचे का एक छोटा संस्करण बन गया, जो छोटू के मंत्रों के ढांचे पर 2 महीने की खोज का नतीजा था। मंत्र बनाने का काम कभी भी किया जा सकता है। सच में कुछ मंत्र बनाने वाले उस्ताद ऐसे मंत्र बनाने के चक्र बना सकते हैं जिन्हें अंदरूनी अंगों, मांसपेशियों और हड्डियों में रखा जा सकता है, ताकि वे खुद को आम से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकें। इसके अलावा दानव कोर का इस्तेमाल अक्सर ढांचा बनाने में किया जाता था। उसने अब भी जिन कोर का इस्तेमाल किया था वे मास्टर ऑफ एनर्जी स्तर के राक्षसों से आए थे, जिन्हें उसने पिशाच डाकुओं के खजाने के भंडार से हासिल किया था। लगभग तुरंत ही छोटे मंत्र ढांचे ने राजाओं की स्थानीय ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। इसके अलावा छोटू यह भी महसूस कर रहा था कि यह जमीन के नीचे के ऊर्जा स्रोतों से भी काफी ऊर्जा खींच रहा था। ज्यादातर लाइफ सीजर जमीन के नीचे की आत्मा की खदानों में मौजूद जरूरी ऊर्जा को काबू में नहीं कर सकते। सच में उनकी असली ऊर्जा इससे पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरी नर्क को कुचलने वाली गॉड मेहमत की ताकत के साथ मेरे पास अपने पैरों के नीचे की जमीन पर अनोखा नियंत्रण है। अब मैं सच में जमीन के नीचे की आत्मा की खदानों से जुड़ सकता हूँ।
यह तकनीक मुझे धरती के भगवान की तरह बनाती है। जैसे ही छोटू ने अपनी ऊर्जा कलाओं का सार खींचा, उसके सिर के ऊपर एक गॉड मेमथ के आकार में असली ऊर्जा जमा हो गई, जिसकी सूंड फिर जमीन में धंस गई और तुरंत नीचे की आत्मा की परत से जुड़ गई। अगर एकेडमी के दूसरे बड़े योद्धा ये देख पाते कि क्या हो रहा था, तो वे पूरी तरह हैरान हो जाते। ऊपर की ओर बहने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग शुद्ध सफेद थी, जो दिखाती है कि वह कितनी अविश्वसनीय रूप से ताकतवर थी। पृथ्वी के स्वामी, ये शब्द सच में असली ऊर्जा देवता मैमत से ही गूंजे थे। नर्क का स्वामी स्वाभाविक रूप से पृथ्वी का स्वामी होगा। शुद्ध सफेद जमीन के नीचे की आत्मिक ऊर्जा सम्राटों की शक्ति के ढांचे में बहने लगी, जिससे छोटू द्वारा बनाया गया छोटा ढांचा बड़ा होता गया, यहाँ तक कि उसमें सच में पूरी असली ऊर्जा गॉड मैमत समा गई। अभी मैं इस ढांचे को अपनी अंगूठे की अंगूठी में रख सकता हूँ। उसकी अंगूठे की अंगूठी के अंदर का आकार निश्चित रूप से उस ढांचे को समाहित करने के लिए काफी था, और एक बार अंदर जाने के बाद यह नष्ट नहीं होगा। इसके उलट अगर वह इसे अपने कमरे में छोड़ देता और लगातार इस पर ध्यान नहीं रखता, तो यह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता और दूसरा बनाना काफी मुश्किल काम होगा। अंगूठी के अंदर भी ये अभी भी जमीन के नीचे की जरूरी ऊर्जा को सोखना और उसे राजाओं की शक्ति में बदलना जारी रखता था। अगर मैं इसे वहां ज्यादा देर तक छोड़ दूं, तो इसमें अपनी आत्मा विकसित हो सकती है। बेहतर होगा कि मैं इसे जल्द से जल्द स्वर्णिम और बाकी लोगों तक पहुंचा दूं। अपने कमरे में बड़े मंत्र समूह को बंद करते हुए वह चलने लगा और एलीट वॉरियर्स एकेडमी से बाहर निकलकर बाहरी इलाके की ओर बढ़ गया। इसी बीच एलीट वॉरियर्स एकेडमी में एक और जगह पर किसी ने छोटू को जाते हुए देखा। वह देखने वाला कोई और नहीं बल्कि बीरांगर था, जिसे छोटू ने कुछ समय पहले बेइज्जत किया था। वह कुछ और बड़े योद्धाओं के साथ था। वे सभी क्राउन प्रिंस सोसाइटी के सदस्य थे। उनकी आंखों में चमक देखकर लग रहा था कि वे कोई योजना बना रहे थे। हम पिछले 2 महीनों से छोटू पर चुपके से नजर रख रहे हैं, बीरांगर, योद्धाओं में से एक ने कहा। क्या तुमने कुछ शक करने लायक देखा? मुझे लगता है कि वह जितना दिखा रहा है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली है, इसलिए उसे हमारी क्राउन प्रिंस सोसाइटी में लेना कोई बुरी बात नहीं होगी। हालांकि पिछले कुछ महीनों में उसने हमारे कितने निमंत्रण ठुकराए हैं, यह देखते हुए लगता है कि वह एक महत्वाकांक्षी इंसान है, जो किसी के प्रति वफादारी नहीं दिखाना चाहता। अगर वह भविष्य में हमारे लिए परेशानी खड़ी करने वाला है, तो सबसे अच्छा यह होगा कि हम उससे अभी छुटकारा पा लें। क्राउन प्रिंस को खुद फनायरा पसंद आ गई है और वह छोटू से बहुत नफरत करती है। क्यों ना हम अभी सब कुछ खत्म कर दें? उसे खत्म करो, बीर हंगर गुस्से से बोला। मुझे शक है कि हम उसकी हत्या कर सकते हैं। वह अब एक कुलीन योद्धा है और एकेडमी के बड़े अधिकारी बेवकूफ नहीं हैं। वे निश्चित रूप से हम पर तुरंत शक करेंगे और साथ ही योद्धाओं को मारने की सजा बहुत कड़ी है। भले ही क्राउन प्रिंस बीच में आए, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वे हमारी मार्शल आर्ट को तबाह कर देंगे और यह मौत से भी बदतर होगा। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, दूसरे योद्धा ने कहा। खतरनाक रोशनी से चमकती आंखों में उसने आगे कहा, हमें आखिर में कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। योद्धा हमेशा मरते रहते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एकेडमी सभी मौतों की गहराई से जांच करे, है ना? हम किसी और से यह गंदा काम क्यों न करवाए? उदाहरण के लिए, दूसरे एकेडमी के बीच होने वाली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आने वाली है। क्या होगा अगर हम किसी दूसरी एकेडमी के किसी योद्धा से यह काम करवा लें? यह अच्छा विचार है। क्राउन प्रिंस सोसाइटी कई सालों से काम कर रही है और हमारे एजेंट सभी दूसरी एकेडमी में हैं। हमें ऐसा कुछ आसानी से करने में जरूर कामयाबी मिलनी चाहिए। जैसे ही छोटू बाहर आया, उसे लगा कि बहुत सारी दुश्मनी भरी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। यह जरूर क्राउन प्रिंस सोसाइटी का काम होगा। सिर्फ उन्हीं की मुझसे दुश्मनी है। इसके अलावा उनमें से एक आंख ऐसी आग से जल रही थी जो अमर लोगों को भी जला सकती थी। साफ तौर पर बीरांगर इस मामले को टलने नहीं देना चाहता था और बदला लेना चाहता था। वह एक बड़े कबीले से था और स्वभाव से ही छोटा और घमंडी था। उसके कबीले के पास कभी शाही स्तर की ऊर्जा कला थी और उसने कई महान योद्धा पैदा किए थे। सच तो यह है कि कबीले का संस्थापक एक महान आरशियो था। इस वजह से बीरांगर हमेशा खुद को श्रेष्ठ समझता था और हर स्थिति में लोगों से अपनी बात मनवाने का आदी था। आरशी अध्ययन एकेडमी में मिली हार का वह बदला कैसे नहीं लेता? छोटू को इस बात में कोई शक नहीं था कि वह जरूर लेगा और इसलिए वह पूरी तरह से सावधान था। पूरे 2 महीने तक जब वह एक बड़ा योद्धा था, वह क्राउन प्रिंस सोसाइटी के उसके खिलाफ कुछ करने का इंतजार कर रहा था और यही वजह थी कि उसने डेमी इमोर्टल एकेडमी नहीं छोड़ी थी। इसके बजाय उसने पढ़ाई और मंत्र बनाने पर ध्यान दिया। इस तरह जब क्राउन प्रिंस सोसाइटी के साथ टकराव का समय आया, तो वह उन्हें दिखाने के लिए तैयार था कि वह सच में कितना मजबूत है। अब जब वह बड़े योद्धाओं के कॉलेज में था, तो वह आखिरकार अपनी ऊर्जा कलाओं और साधना के असली स्तर को दिखा सकेगा। एकेडमी में यह पुरानी परंपरा थी कि बड़े योद्धाओं को अकेला छोड़ दिया जाता था
उनसे गुप्त बातें छिपाने की उम्मीद की जाती थी और एकेडमी के प्रोफेसरों और बड़े अधिकारियों को भी ऐसे मामलों की जांच करने की अनुमति नहीं थी। सच तो यह है कि कोई व्यक्ति जितने ज्यादा समय तक बड़ा योद्धा बना रहता था, उसे उतने ही ज्यादा रहस्य छिपाने की उम्मीद की जाती थी। छोटू को उम्मीद थी कि उन्हें 4 या 5 साल तक इंतजार करना होगा और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। उस समय उन्हें ज्यादा पीछे हटने की जरूरत नहीं होगी। हम्फ, अगर तुम्हारे पास क्राउन प्रिंस सोसाइटी नहीं होती फनायरा, तो मैं तुम्हें पहले ही वह दे चुका होता जिसकी तुम हकदार हो। एक दिन मेरी सेज शैडो सोसाइटी क्राउन प्रिंस सोसाइटी से आगे निकल जाएगी। तब तुम देखोगी कि तुमने जो सारी ताकत इकट्ठा करने के लिए मेहनत की है, वो एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। और चाहे तुम कितनी भी विनती करो, मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। कोई उम्मीद नहीं। जैसे ही छोटू बाहरी इलाके की ओर बढ़ा, उसने अपनी इंद्रियों को इस बात पर ध्यान केंद्रित रखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं। अपनी ऊर्जा कलाओं और साधना के स्तर को देखते हुए वह बता सकता था कि क्या कोई दुश्मनी भरी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। भले ही उसे देखने वाले लोग छिपे रहें, फिर भी वह उनकी निगाहों को पहचान लेगा। आखिर में बीरांगर और उसके दोस्त ऊर्जा कला के मामले में उसके सामने कहीं नहीं टिकते थे। वे सभी जीवन रक्षक थे, लेकिन छोटू उनसे दर्जनों गुना ज्यादा ताकतवर था। इसीलिए यह स्वाभाविक ही था कि वह उन्हें देख पा रहा था। हालांकि बीरांगर को लग रहा था कि छोटू को निगरानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे ये नहीं पता था कि न केवल छोटू को उसकी हरकतों के बारे में पता था, बल्कि वह ये भी समझ सकता था कि बीरांगर कहाँ है और वह जो कह रहा था उसे भी सुन सकता था। यही पक्का करने के बाद कि उसने उन्हें खो दिया है, छोटू उस कमरे में दाखिल हुआ जहां स्वर्णिम और बाकी लोग अपनी साधना पर काम कर रहे थे। बीते 2 महीनों के दौरान उन चारों ने बहुत अच्छी तरक्की की थी। उनके पास कमरे के चारों ओर बहुत सारे जरूरी संसाधन थे, जैसे कि स्प्रिट दवाएं, गोली भट्टियां और ऐसी ही दूसरी चीजें। ये एकेडमी की तरफ से दी गई चीजें नहीं थीं, बल्कि उनके कबीलों की तरफ से उन्हें मिली कीमती चीजें थीं। चारों ने अपने कबीले के बड़ों से अपनी तरक्की का अंदाजा लगवाने के लिए अपने कबीले में लौटने के लिए समय निकाला था। उनकी तरक्की को देखते हुए उनके कबीलों को अब गहरी उम्मीद थी कि वे लाइफ सीजिंग स्तर तक पहुंच जाएंगे। जब तक उनके कबीलों के नेता पूरी तरह से बेवकूफ न हों, वे निश्चित रूप से ऐसे उभरते सितारों का समर्थन करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। बेशक छोटू को एहसास हुआ कि उसके लाइफ सीजिंग स्तर तक पहुंचने और एक बेहतरीन योद्धा बनने की खबर उसके दोस्तों के कबीलों में फैल गई थी और उन्होंने उसके पिता को शुभकामनाएं भेजी थी। दरअसल अपने पत्र में उसके पिता ने उससे स्वर्णिम और बाकी लोगों को धन्यवाद कहने के लिए कहा था। इस समय तक वे सभी अपने अलग अलग रिश्तों से आपस में फायदा उठा रहे थे। यही एक कारण था कि छोटू ने सम्राटों की शक्ति के ढांचे पर खोज करने के लिए इतनी मेहनत की थी। अगर उसके दोस्त अपनी साधना में थोड़ी और तरक्की कर पाते, तो इससे उनका साथ और भी मजबूत हो जाता। अगर उनके समूह में 5 बड़े योद्धा होते, तो वे क्राउन प्रिंस सोसाइटी, जेंटलमैन सोसाइटी या दिव्य क्षमता सोसाइटी से मुकाबला तो नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम वे सोसाइटी उनके लिए परेशानी खड़ी करने से पहले सोचते जरूर। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसके दोस्तों की आंखें उसकी साफ तरक्की देखकर फैल गईं। पिछले 2 महीनों में तुम्हारी साधना कैसी रही छोटू? स्वर्णिम ने पूछा। मैंने सम्राटों की शक्ति का ढांचा बनाना खत्म कर दिया है। ये मेरे हार्ट ऑफ फोर्डेट थंबरिंग में यही है। चलो इसे यहाँ लगाते हैं और तुम चारों इसे आजमा सकते हो। चलो देखते हैं कि ये कॉलेज ऑफ एलीट वॉरियर्स में मौजूद ढांचों से कितना मिलता जुलता है। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि तुम इसे यान हेवन तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हो, ताकि मेरे पिता और भाई इसका इस्तेमाल कर सकें और शायद कबीले के कुछ युवा प्रतिभाशाली लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकें। ऐसा कहते हुए छोटू ने अपनी उंगली हिलाई और मंत्र रचना को कमरे में खींच लिया। शुद्ध सफेद आत्मिक ऊर्जा हवा में बह रही थी, जो लगभग दूध जैसी दिख रही थी। तुरंत ही आत्मिक ऊर्जा उसके 4 दोस्तों में बहने लगी। उस ऊर्जा में राजाओं की शक्ति थी, जो उनके मन और दिल को साफ कर रही थी। ये सच में राजाओं की शक्ति का एक ऊर्जा ढांचा है, सिफान ने कहा। तुमने इसे कैसे बनाया छोटू? बहुत सारे योद्धाओं ने इसे करने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से कोई भी कभी कामयाब नहीं हुआ। ऐसा करने के लिए तुम्हें शुद्ध जमीन के नीचे की आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है, और वह चीज बेकाबू और ताकतवर होती है। यहाँ तक कि क्वार्टरनरी लाइफ सीजर भी इसे निकालने में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन तुमने कर दिखाया। छोटू ने जो एकमात्र जवाब दिया वह एक रहस्यमयी मुस्कान थी। नर को चलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के कारण जिस तरह से वह पृथ्वी के मामलों को काबू करता था, वह ऐसे काम कर सकता था जो कई बड़े उस्ताद नहीं कर सकते थे। ये जरूरी नहीं है, उसने कहा। चलो अपनी साधना शुरू करो, मैं मदद करूंगा। कौन जानता है, शायद हम अभी सिफान को लाइफ सीजिंग स्तर पर पहुंचा सकें। चलो करते हैं। वे सब एक दूसरे के ऊपर पैर रखकर बैठ गए और काम में लग गए। छोटू बीच में बैठा था, उसके हाथ हवा में लहरा रहे थे और वह दूधिया सफेद आध्यात्मिक ऊर्जा में असली ऊर्जा की धाराएं भेज रहा था।
राजाओं की शक्ति के असली सार को बाहर निकालते हुए उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को सांपों की तरह दिखने वाली चीजों में बदल दिया, जो उसके दोस्तों के शरीर में बहने लगी। तुरंत ही उनके शरीर में बदलाव होने लगा, उनकी हड्डियों तक। उनका खून आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह सफेद होने लगा और उनकी कॉस्मिक सन ऑफ फ्लेयर तलवार की ताकत बढ़ने लगी। इस समय तक उन चारों ने साधना के अभ्यास के लिए असली ऊर्जा का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था और इसके बजाय पूरी तरह से ब्रह्मांडीय सूर्य की चमक वाली तलवार पर ध्यान केंद्रित किया था। इस तरह जब भी वे अपनी तलवार की ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे तो यह ब्रह्मांड के एहसास और चमकते हुए सूरज की गर्मी के साथ कांपती थी। इस तलवार की तकनीक को साधना करने वाले शरीर के लिए बहुत मुश्किल थी। तलवार की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से तेज थी और उनके अंदर से गुजरने पर नसों को नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन अब छोटू की सम्राटों की शक्ति के ऊर्जा ढांचे और उनके खून में बह रही दूधिया सफेद आत्मा ऊर्जा की मदद से उनके शरीर को फिर से ढाला जा रहा था। अब कॉस्मिक सन ऑफ फ्लेयर तलवार की तलवार ऊर्जा उनके अंदर से बहुत आसानी से और तेजी से आगे बढ़ सकती थी। अपने अंतिम रूप में तलवार की ऊर्जा आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है, जरूरी ऊर्जा को नष्ट कर सकती है और स्वर्ग से जीवन छीनने की क्षमता का इस्तेमाल कर सकती है। जहां तक छोटू का सवाल है, उसने जीवन ऊर्जा को नष्ट करने और जीवन पर कब्जा करने के लिए अपनी कच्ची ताकत का इस्तेमाल किया था। लेकिन योग्यता कच्ची ताकत से अलग थी। योग्यता का मतलब था तीक्ष्णता और सटीकता और किसी भी चीज और हर चीज को चीर कर अलग करने का कौशल। कच्ची ताकत सिर्फ कुचलने या नष्ट करने की क्षमता थी। योग्यता एक हत्यारे की तरह थी और कच्ची ताकत एक सम्राट की तरह थी। आधुनिक दुनिया में बहुत कम लोग जीवन छीनने के लिए कच्ची ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में कच्ची ताकत ऐसी चीज थी जो बहुत पुराने समय के राक्षसों एंड स्वर्ग में देवताओं की सेना से संबंधित थी। इंसानों के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करना लगभग अपवित्र था, इसलिए बहुत कम लोग कभी ऐसा कर पाते जो छोटू ने किया। आमतौर पर क्षमता इंसानों के बीच रूढ़िवादी तरीका थी। चारों योद्धाओं का पूरा ध्यान अपनी साधना पर था। हालांकि वे डेमी इमोर्टल एकेडमी के दूसरे ताकतवर संगठनों के मुकाबले ज्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन एक दिन वे अपनी असली ताकत जरूर दिखाएंगे। पहले उन चारों ने कभी राजाओं की शक्ति के ऊर्जा ढांचे का इस्तेमाल करने का सपना भी नहीं देखा होगा और इस वजह से वे कभी लाइफ सीजिंग स्तर तक नहीं पहुंच पाते। छोटू सच में सबसे अलग था। उसने कई खतरनाक स्थितियों को पार किया था, वज्रा को मारा था, अपना नरक का अग्निपात्र पूरा किया था और लाइफ सीजिंग स्तर तक पहुंचने के लिए समुद्र की ओर जाने से पहले काफी भंडार जमा कर लिया था। दूसरों के लिए चीजें कभी इतनी आसानी से नहीं हो सकती थीं। उदाहरण के लिए फनायरा सिर्फ इसलिए कामयाब हुई क्योंकि उसने महान क्राउन प्रिंस का ध्यान खींचा था, जिन्होंने उसे जीवन शक्ति का झरना दिया था। हुश। जब वे अपनी साधना पर काम कर रहे थे तभी उन सभी को कुछ अजीब लगा। सच में खिड़की के बाहर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी जो शुद्ध ऊर्जा से बने कागज के सारस जैसी लग रही थी। वह बहुत सुंदर और बिल्कुल असली लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह छोटू की ऊर्जा पर निशाना साध रही है। उसी समय छोटू उस पर माहिरा की ऊर्जा महसूस कर सकता था। चाची माहिरा एकांतवास से बाहर आ गईं। वह मुझे बताने के लिए उस ऊर्जा सारस का इस्तेमाल कर रही हैं। उसने अपना हाथ हिलाया जिससे खिड़की खुल गई और साथ ही मंत्र रचना को काबू करने के लिए मानवीय असली ऊर्जा का प्रदर्शन भेजा। फिर वह उछलकर खिड़की से बाहर उड़ गया। तुरंत ही ऊर्जा सारस कुछ दूर उड़ गया, फिर मुड़कर उसकी ओर देखा जैसे उसका इंतजार कर रहा हो कि वह उसका पीछा करे। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस प्राणी के पीछे उड़ गया, कई इमारतों को पार करते हुए एकेडमी की गहराई की ओर। डेमी इमोर्टल एकेडमी के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक कोई मंदिर और शिवालय नहीं थे। इसके बजाय वहां धुंध से लिपटे और फूलों और पौधों से ढके पहाड़ थे। पहाड़ सभी दिशाओं में फैले हुए थे, इतने ज्यादा कि गिने भी नहीं जा सकते थे, लगभग एक ड्रैगन की खाल के शल्कों की तरह। यह एकेडमी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था। हेवन लॉर्ड पर्वत किंवदंतियों के अनुसार ये कभी समृद्ध रसीला महाद्वीप में एक तथाकथित ड्रैगन लॉर्ड था। पुराने समय में ये बहुत रहस्यमय और साथ ही बहुत मशहूर भी था। बाद में इस पर डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट ने कब्जा कर लिया। यहाँ सबसे ऊंचे दर्जे के सदस्य रहते थे, जिनमें कॉन्क्लेव के योद्धा और पवित्र नए लोग भी शामिल थे। क्या ये वह जगह है जहाँ चाची माहिरा अपनी साधना पर काम कर रही हैं? ऐसा लगता है कि उनके गुरु कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। छोटू पहाड़ों के बीच से उड़ता हुआ चला गया। सारस द्वारा बताए गए रास्ते से भटकने की हिम्मत नहीं कर पाया। जाहिर है ये एक खतरनाक जगह थी जो घातक मंत्रों के ढांचों और दूसरी ऐसी चीजों से भरी हुई थी जो उसे तुरंत मार सकती थी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मोड पसंद आया और चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर रात इसी समय मिलता रहूँगा एक नई रहस्यमयी थ्रिल से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानी वही होती है जो आपको अंदर तक छू जाए। मैं मिलूँगा आपको अगली कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा और बने रहिए टिलिस्मी स्टोरीज़ के साथ।